Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine and enjoying your time. In previous lecture, we discussed uh, discrete time convolution and continuous time convolution. We also discussed how discrete time convolution of two finite duration signals can be computed, and we also talked about a few examples of continuous time convolution. आज के इस लेक्चर में हम एक मज़ीद एग्जांपल करेंगे कंटिन्यूस टाइम कन्वोलूशन की, और उसके बाद हम कुछ सिस्टम LTI सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कन्वोलूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वोलूशन, एंड यू विल सी कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इनको हम जब अप्लाई करते हैं तो वी गेट सर्टन बेनिफिट्स। सो आज हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, और इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम यूटिलाइज करें तो हमें क्या उसका एडवांटेज होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ continuous time convolution. So let's suppose here we have a signal xt which is e raised to power 2t u of minus t, and which is an input signal, and the impulse response of the system is u of t minus 3. So these are the two signals जिनकी हमने convolution जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपके पास जो इनपुट सिग्नल है e raised to power 2t u of minus t, रिमेंबर दैट कि u of t जो है वो आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 होता है u of t। सो u of minus t इसका फ्लिप्ड वर्जन होगा, और वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक 1 होगा। सो दिस इज u of t। लेकिन अगर आप u of minus t लें तो u of minus t इसी सिग्नल का फ्लिप्ड वर्जन होगा, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जो है वो आपके पास 1 होगा। सो चूंकि आप e raised to power 2t को u of minus t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप u of minus t से मल्टीप्लाई ना कर रहे होते, अगर लेट्स सपोज x of t सिर्फ e raised to power 2t होता, तो ये इनपुट सिग्नल x of t पॉजिटिव t के लिए भी एग्जिस्ट करता और नेगेटिव t के लिए भी एग्जिस्ट करता। लेकिन जब हम किसी भी सिग्नल को, ये हम बार बार बात कर रहे हैं और बार बार मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जब हम किसी भी सिग्नल को u of t से या u of minus t से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है। सो u of t या u of minus t से मल्टीप्लाई करना कंटिन्यूस डोमेन में, इसी तरह से u of n या u of minus n से मल्टीप्लाई करना डिस्क्रीट डोमेन में, उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि हम उस सिग्नल को जो है वो उसके कुछ पोर्शन को वी वांट टू फोर्स दैट पोर्शन टू बिकम्स इक्वल्स टू 0। कुछ पोर्शन को हम रिटेन रखना चाहते हैं और कुछ पोर्शन को हम फोर्स करना चाहते हैं, हम 0 के इक्वल करना चाहते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास जो x of t है वो लेट्स सपोज तमाम t की वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। लेट्स सपोज xt आपके पास इस तरह का सिग्नल है जो नेगेटिव t के लिए भी एग्जिस्ट करता है और पॉजिटिव t के लिए भी एग्जिस्ट करता है। इस x of t को अगर मैं u of t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पोर्शन इसका जो t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, जब ये u of t से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा पोर्शन इसका 0 हो जाएगा x of t का, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा जो पॉजिटिव t के लिए एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर इस x of t को मैं u of minus t से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका सिर्फ नेगेटिव वाला पोर्शन रह जाएगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप सिग्नल को किसी एक साइड के लिए, पॉजिटिव t के लिए या नेगेटिव t के लिए जब रिटेन रखना चाहते हैं और दूसरी साइड को 0 करना चाहते हैं
तो आप इसको u ऑफ t से या u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन द कंटिन्यूस डोमेन, और अगर डिस्क्रीट डोमेन हो तो u ऑफ n से या u ऑफ माइनस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये जो आपका सिग्नल होगा x ऑफ t e रेज टू पावर 2t u ऑफ माइनस टी, ये आप जैसा कि देख रहे हैं सिर्फ जो है ये नेगेटिव t के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाउ प्लॉट किया है इंस्टेड ऑफ t, और वो आपको पता है, हम ये पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ये हम डिस्क्रीट डोमेन में भी हमने एक वो स्टेप वाइज प्रोसीजर की बात की थी कि जब भी हमें कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी होती है तो हम अपने दोनों सिग्नल्स को, जो आपके पास इनपुट सिग्नल है और जो आपके पास इम्पल्स रिस्पांस है, उसको एज अ फंक्शन ऑफ के प्लॉट करते हैं इन डिस्क्रीट डोमेन, और कंटिन्यूस डोमेन के अंदर हम इसको इंस्टेड ऑफ टी एज अ फंक्शन ऑफ टाउ प्लॉट करते हैं। लेकिन ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ चेंज ऑफ वेरिएबल। ये एक्स ऑफ टी है, अगर मैं टी की जगह टाउ लिख दूं तो इट विल बिकम ई रेज टू पावर 2 टाउ यू ऑफ माइनस टाउ। और ये सिग्नल हमने प्लॉट किया हुआ है, इनपुट सिग्नल ई ऑफ 2 टाउ यू ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ, एंड यू कैन सी के ये सिग्नल जो है ये पॉजिटिव टाउ के लिए, टाउ की उन वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, ये सिग्नल ज़ीरो है और सिर्फ उस रीजन में एग्जिस्ट करता है वेयर टाउ इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये यू ऑफ माइनस टाउ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो यू ऑफ माइनस टाउ से जब आप किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसका वो वाला पोर्शन रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं जो नेगेटिव टाउ के लिए एग्जिस्ट करता है, और पॉजिटिव टाउ वाला जो पोर्शन है या पॉजिटिव टी वाला जो पोर्शन है उसको आप फोर्स करना चाहते हैं कि वो ज़ीरो हो जाए। सो ये हमारा एक सिग्नल था। दूसरा सिग्नल हमारा एच टी है विच इज़ यू ऑफ टी माइनस 3। अगर हम इसको एज ए फंक्शन ऑफ टाउ प्लॉट करें तो एच टाउ विल बी यू ऑफ टाउ माइनस 3, और बेसिकली अगर ये यू ऑफ टाउ होता तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये सिग्नल जो है इसका एम्पलीट्यूड 1 होता। लेकिन अब चूँकि ये उसी का यू ऑफ टाउ का शिफ्टेड वर्जन है, और शिफ्ट हमने कितना किया है, इसको 3 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दिया है। सो दिस इज़ यू ऑफ टाउ माइनस 3। सो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, सो 3 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास जो है ये एग्जिस्ट करता है। शिफ्टिंग के बारे में यू ऑलरेडी नो, सिग्नल की शिफ्टिंग के बारे में, टाइम शिफ्टिंग के बारे में एक लेक्चर में आपने पढ़ा है कि आप किसी भी सिग्नल को नेगेटिव साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये जो शिफ्ट है ये आपके पास कुछ टी नॉट कोई भी अमाउंट हो सकती है, एंड दैट कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो इस केस में हमारे पास ये जो इम्पल्स रिस्पांस है एच ऑफ टाउ, ये 3 से लेके इन्फिनिटी तक 1 है, और इससे पहले इन तमाम पॉइंट्स पे 2 1 0 -1 -2 -3 इन तमाम पॉइंट्स पे ये इम्पल्स रिस्पांस जो है, दिस इम्पल्स रिस्पांस इज इक्वल्स टू 0। सो इन दो गिवन सिग्नल की हमने कन्वोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करनी है। सो कन्वोल्यूशन आपको पता है परफॉर्म करने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक सिग्नल को फ्लिप करना पड़ता है। आज हम, अभी तक तो खैर हम इम्पल्स रिस्पांस को फ्लिप कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन की पढ़ेंगे जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, which will tell us that you can shift or flip any signal। बहरहाल आपने इनमें से किसी एक सिग्नल को जो है वो फ्लिप करना होता है और फिर उसको शिफ्ट करना होता है। सो हम इम्पल्स रिस्पांस जो है इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप का मतलब क्या होता है कि आपने इस सिग्नल का जो इस वक्त यू ऑफ टी माइनस 3 है, इसका एक मिरर इमेज लेना है अराउंड दिस वर्टिकल एक्सिस। यानी इफ़ यू प्लेस अ मिरर ओवर हेयर तो उसमें जैसा आपको सिग्नल नज़र आएगा ये बेसिकली -3 से लेके इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक 1 होगा। सो दैट वुड बी अ फ्लिप्ड वर्जन ऑफ दिस सिग्नल एच ऑफ टाउ। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव plotted that flipped version. So let's see कि वो क्या। Okay, so this is the flipped version of h tau and it is called ht minus tau। previous slide में जैसा कि आप देख चुके हैं कि वो 3 से स्टार्ट
होता था और इन्फिनिटी तक जा रहा था। अगर आप उसका मिरर इमेज ले लें तो ये बेसिकली t-3 या -3 से इस वक्त इसके अंदर जो शिफ्ट है वो 0 है। वी हैव जस्ट ओनली फ्लिप्ड दैट सिग्नल। सो अगर t 0 है तो इसका मतलब है कि ये -3 से लेके -इन्फिनिटी तक आपके पास 1 है। अब अगर आप इस सिग्नल को देखें विच इज h ऑफ t माइनस टाउ और इस सिग्नल x टाउ को देखें विच इज e रेज टू पावर 2 टाउ u ऑफ माइनस टाउ, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है जहाँ पे ये सिग्नल नॉन ज़ीरो है। मसलन अगर आप इसी डायग्राम से देखें तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो ये वाला एरिया जो इन सिग्नल का है ये कॉमन है इस केस में, नॉन ज़ीरो एरिया। इसमें ये सिग्नल भी नॉन ज़ीरो है, इसमें ये सिग्नल भी नॉन ज़ीरो है। सो इसका मतलब है इनकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है दैट विल बी नॉन ज़ीरो। सो हेयर टू केसेस आर इम्पॉर्टेंट। पहला केस ये है कि t-3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जैसे ये वाला आपके पास इस वक्त t-3 जो है वो इधर है, ये लेस देन 0 है। सो इफ t-3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, as I told you, there would be some overlapping area between these two signals, और ये overlapping area जो है इसकी वजह से इनकी कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा वो नॉन ज़ीरो आएगा। सो पहला केस तो ये है कि t-3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सो अब अगर t-3 लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इनकी कन्वोल्यूशन हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एम्पलीट्यूड तो 1 है, तो 1 जब e रेज़ टू पावर 2t से मल्टीप्लाई या 2 टाउ से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल नॉट चेंज दैट सिग्नल e रेज़ टू पावर 2 टाउ। सो हमने e रेज़ टू पावर 2 टाउ को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ये दोनों सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, किस पॉइंट तक ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है? t-3 तक है। ये इसका जो पॉइंट है इस सिग्नल का जो एंडिंग पॉइंट यू कैन से, माइनस इन्फिनिटी से ये स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट इसका t-3 पे है, तो इन दोनों के दरमियान ये t-3 तक का ओवरलैप है। सो ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके t-3 तक होगा। आप इसको इंटीग्रेट करें और ये लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू विल गेट दिस 1/2 e रेज़ टू पावर 2t-3। ये इनकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा व्हेन एवर t-3 इज लेस देन 0। द सेकेंड केस इज, अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों इसको दो केसेस में डिवाइड किया है। द सेकेंड केस इज when t-3 ग्रेटर देन 0। when t-3 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो इस सिग्नल का हम कह रहे हैं एंडिंग पॉइंट है, ये इस साइड पे कहीं पे है। फर्ज करें ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी t-3 की ग्रेटर देन 0 इस तरफ आ जाएगा, तो चाहे वो t-3 4 पे हुआ या 3 पे हुआ या 2 पे हुआ या 1 पे हुआ, किसी भी केस में जब भी t-3 ग्रेटर देन 0 होगा तो इन दोनों सिग्नल के ये जितना सिग्नल है इसका तमाम एरिया इस सिग्नल के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक एग्जिस्ट करता है। जब t-3 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सिग्नल भी माइनस इन्फिनिटी से लेके t-3 तक एग्जिस्ट करता है। सो 0 तक इनका एरिया कॉमन है, ठीक है। सो ये कंप्लीट ओवरलैप कर रहे हैं ये दोनों सिग्नल जब भी t-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। जब t-3 लेस देन 0 है तो ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल एक्स ऑफ टाउ की अगर आप बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये ओवरलैप माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक है। ये अब पॉइंट -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज t-3 इज लेस देन 0 तो ये ओवरलैप कंप्लीट नहीं है।
लेकिन जब t-3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इस सिग्नल का एंडिंग पॉइंट इस पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा। सो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक ये सिग्नल दोनों ओवरलैप करेंगे। सो इस वजह से ये जो समेशन में लिमिट आप देख रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, और वो e⁻² टाउ डी टाउ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट ऑफ दिस एज इक्वल्स टू 1/2 whenever t-3 is greater than 0. It does not matter कि ये जो t-3 वाला पॉइंट है, ये जैसे कि मैंने कहा 4 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 8 पे है, as long as it is greater than 0, the result of convolution will always be equals to 1/2. उसकी वजह ये है कि हर इस केस में जब t-3 ग्रेटर देन 0 है तो ये एक कंप्लीट ओवरलैप है, और कंप्लीट ओवरलैप चूंकि हर केस में कंप्लीट ओवरलैप है तो हर केस में रिजल्ट जो है वो आपके पास एक ही आएगा। सो दिस केस इज डिफरेंट देन दिस केस। यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप इस t की वैल्यू को चेंज करते हैं। यानी अगर आप t को 0 रखते हैं तो ये ओवरलैपिंग एरिया -∞ से -3 तक है। अगर आप t को फॉर एग्जाम्पल -1 रखते हैं तो ये ओवरलैपिंग एरिया -∞ से -4 तक है। अगर आप t को +1 रखते हैं तो ये -∞ से लेके -2 तक है। सो हर केस में ओवरलैपिंग एरिया डिफरेंट है as long as t-3 is less than equals to 0. But when t-3 becomes greater than equals to 0 तो ओवरलैपिंग एरिया हर केस में सेम है। इस वजह से आपके पास ये कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो भी सेम है हर केस में। So this was an example of continuous time convolution। कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी, लेकिन जस्ट वन मोर एग्जांपल टुडे वी टॉक्ड अबाउट दैट, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट a few properties of LTI system, basically properties of convolution. Okay, the first property is called commutative property. इनिशियली हमने जो अपनी कन्वोल्यूशन की इक्वेशन थी उसको इस तरह से लिखा था y ऑफ n इज x के hn माइनस के। x के hn माइनस के का मतलब ये है कि x के इज फिक्स्ड, जो इनपुट सिग्नल है वो उसको हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, और हम इम्पल्स रिस्पांस को फ्लिप कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज hn माइनस के। इसी तरह से जो हमारे पास कंटिन्यूअस डोमेन थी उसमें हमने इसको इस तरह से लिखा था x टाउ ht माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, सो इसका अगेन इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इनपुट सिग्नल है दैट इज फिक्स्ड x टाउ, और आप इम्पल्स रिस्पांस को फ्लिप कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि आप ये कन्वोल्यूशन जो है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू hn कन्वोल्यूशन xn। यानी x पहले हम जो बात कर रहे थे दिस इज xn कन्वोल्यूशन hn। सो फर्स्ट इज xn देन कन्वोल्यूशन ऑपरेटर देन hn, और यहाँ पे हम कह रहे हैं फर्स्ट इज hn सेकेंड ऑपरेंड जो है देन ऑपरेटर एंड देन द फर्स्ट ऑपरेंड। सो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूव दिस, और आपकी बुक में जो ओपनहाइम की बुक है इनफैक्ट इसको प्रूव किया गया है। दिस इज जस्ट अ चेंज ऑफ वेरिएबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। लेकिन हमें ज़ाहिर प्रूफ से ज़्यादा गर्ज नहीं है, हम यहाँ पे इसका जो एडवांटेज होगा, जो एप्लीकेशन होगी, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करेंगे। सो इसका मतलब ये है, और इसी तरह से कंटिन्यूअस डोमेन में भी आप कर सकते हैं। इनिशियली हम xt कन्वोल्यूशन ht लिख रहे थे, बट यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस ht कन्वोल्यूशन xt, और अगेन आप h, इसका मतलब ये है कि आप h टाउ को फिक्स रख रहे हैं और x को इनपुट सिग्नल को फ्लिप और शिफ्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी होती है तो कन्वोल्यूशन दो सिग्नल्स के दरमियान होती है, उनमें से किसी भी एक सिग्नल को आपने फिक्स रखना है और दूसरे को आप फ्लिप और शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, और फिर ऑब्जर्व करते रहेंगे कि मुख्तलिफ केसेस में इंटरवल्स में उनके दरमियान ओवरलैपिंग एरिया जो है वो कितना आता है। सो किसी भी एक सिग्नल को आप फ्लिप कर सकते हैं। अब क्या आप x
को फ्लिप करेंगे या एच को फ्लिप करेंगे, इम्पल्स रिस्पांस को फ्लिप करेंगे या इनपुट सिग्नल को फ्लिप करेंगे, ये आपकी चॉइस है, जिसको भी चाहें आप फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे सिग्नल के साथ फिर उसका जो है वो आप कन्वोलूशन जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सिग्नल को फ्लिप करेंगे तो रिजल्ट जो है आपके पास फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। सो बेशक आप x को फ्लिप करें या h को फ्लिप करें, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कन्वोलूशन विल रिमेन द सेम। और वो इसी वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि xn कन्वोलूशन hn इज सेम एज hn कन्वोलूशन xn। सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किस सिग्नल को फ्लिप करते हैं और किस को फिक्स रखते हैं, दोनों केसेस में रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। सो इट्स योर चॉइस कि आप कौन से सिग्नल को फ्लिप करें और दूसरे को फिक्स रखें। सो इंटरवल्स जो हैं वो मे बी थोड़े बहुत डिफरेंट बने। अगर आप एक सिग्नल को फ्लिप करते हैं, एक्स को फ्लिप करते हैं, उस केस की निस्बत जब आप एच को फ्लिप करें, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो दोनों केसेस में सेम आएगा। कन्वोलूशन का फाइनल रिजल्ट है दैट विल रिमेन सेम। Okay, the next property is called distributive property of convolution. Distributive property, when we say that some operator is distributive, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको, आप जो ऑपरेटर होता है आपका, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी अलग-अलग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज एन ऑपरेटर विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। So 5 multiplied by 4 plus 6 is same as 5 multiplied by 4 plus 5 multiplied by 6. So यहाँ पे भी वही बात है कि H1n H2n दो इम्पल्स रिस्पांस थे फॉर एग्जांपल आपके पास, तो आप क्या कर रहे हैं कि पहले इन इम्पल्स रिस्पांसेस को आप ऐड कर रहे हैं और जो इनका रिजल्ट आ रहा है फिर उसकी आप xn के साथ कन्वोलूशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट सिंस दिस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, xn कन्वोलूशन hn h1n प्लस xn कन्वोलूशन h2n। सो ये जो ऑपरेटर है कन्वोलूशन का, दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस, सो वी कैन परफॉर्म दीज थिंग्स इंडिविजुअली, बजाय इसके कि हम पहले H1 और H2 को ऐड करें, एक फाइनल इम्पल्स रिस्पांस लें और फिर उसकी xn के साथ कन्वोलूशन लें। हम ये चीज़ इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हैं xn कन्वोलूशन hn, इसी तरह से xn कन्वोलूशन h2n इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और फिर इन दोनों को रिजल्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर कंटिन्यूस डोमेन में it would be xt cross h1 कन्वोलूशन h1t प्लस xt कन्वोलूशन h2t। सो अगर हम सिस्टम्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें, सिस्टम्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्ज करें दो सिस्टम थे, एक का इम्पल्स रिस्पांस h1t था, दूसरे का इम्पल्स रिस्पांस h2t था। सो आप दोनों सिस्टम को इनपुट xt दे रहे थे। सो पहला सिस्टम y1t आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है विच इज कन्वोलूशन ऑफ xt एंड h1t, और दूसरा सिस्टम y2t आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है विच इज कन्वोलूशन ऑफ xt एंड h2t, और फिर आप इन दोनों इनपुट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। सो y1 प्लस y2 और फिर इनकी एडिशन से आपको फाइनल आउटपुट मिलती है। सो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों को h1 2 को h2, जो दो अलग-अलग सिस्टम है, इनको एक सिस्टम में कंबाइन कर सकते हैं और उस कम्बिनेशन का जो रिस्पांस होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पांस, दैट शुड बी सम ऑफ दीज इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पांसेस। यानी इसका जो इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस है दैट इज h1t प्लस h2t हो, तो दिस ऑपरेशन विल बी सेम एज दिस। सो इस प्रॉपर्टी को दोनों तरीकों से, इसकी जो एप्लीकेशन है हम दोनों तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के ये 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ सिस्टम हो सकते हैं, n सिस्टम हो सकते हैं विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रिमेंबर द पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम हमने डिफाइन किया था एक लेक्चर में। पैरेलल इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि 2 or more systems are in parallel
if same input is applied to them। जैसे यहाँ पे इन दोनों सिस्टम को सेम इनपुट दी जा रही है तो ये सिस्टम जो है ये पैरेलल है। ये तो दो सिस्टम है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन हैव n डिफरेंट सिस्टम्स विच आर इन पैरेलल। तो उन पैरेलल सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस किया जा सकता है और उस इक्विवेलेंट सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस क्या होना चाहिए? उस इक्विवेलेंट सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द इम्पल्स रिस्पांसेस ऑफ दोज n सिस्टम। सो आप n पैरेलल सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं और उसका इम्पल्स रिस्पांस इन इंडिविजुअल सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांसेस के सम के इक्वल होना चाहिए, तो दैट विल गिव यू द सेम आउटपुट। ठीक है, सो ये आप इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से यूटिलाइज करते हैं जब हमने मैनी सिस्टम्स को रिप्लेस करना होता है एक सिस्टम के साथ। एक और तरीका ये भी है कि ये हम एक एग्जांपल भी शायद देखेंगे कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम इसको दूसरे वे में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ तो हम ये कर रहे हैं कि n डिफरेंट सिस्टम को एक में कंबाइन कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम इसको ये करेंगे, जैसे ये वाला केस है कि आपके पास ये h1 प्लस h2 जो इस सम के साथ कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो क्या कर सकते हैं हम कि हम इसको ब्रेकअप कर सकते हैं दो हिस्सों में। h1 के साथ अलहदा परफॉर्म कर लें, h2 के साथ अलहदा परफॉर्म कर लें और फिर इनको ऐड कर लें। सो ये काम भी किया जा सकता है। सो दोनों वेज में ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो सकती है। डिपेंड्स कि किस वे में आपको ज़्यादा वो जो है उससे सहूलत मिलेगी। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल जो मैं बात कर रहा था कि इसको हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि हमें बजाय इसके कि एक कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, हम सिंपल ऑपरेशन जो है वो उसको ब्रेकअप करके दो हिस्सों में डिवाइड करके परफॉर्म कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव अ सिग्नल x ऑफ n विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस 1/2 raised to power u of n plus 2 raised to power n u of minus n। अब ये जो सिग्नल है इनपुट आपके पास x of n, इसमें u of n भी है। u of n एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to infinity और u of minus n भी है। u of minus n एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to minus infinity। साथ इनका ज़ाहिर है ये तो एक एम्पलीट्यूड है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 रेज टू पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 रेज टू पावर n इसके साथ। बट बेसिकली इट मीन्स कि ये जो सिग्नल है आपके पास x ऑफ n ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ something which is being multiplied with u of minus n plus something which is being multiplied with u of n। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। इस सिग्नल की कन्वोल्यूशन जो है वो आपने परफॉर्म करनी है h जो एक सिस्टम के साथ जिसका इम्पल्स रिस्पांस जो है वो ये वाला है u of n जो 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों के दरमियान ये कन्वोल्यूशन डायरेक्टली भी परफॉर्म की जा सकती है। x ऑफ n और h ऑफ n के दरमियान डायरेक्ट कन्वोल्यूशन परफॉर्म की जा सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स ऑपरेशन इस वजह से होगा कि ये जो x ऑफ n है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये हो सकता है कि हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, y of n is x1 of n plus x2 of n convolution with h of n, यानी ये where y of n is y1 of n plus y2 of n, where y1 of n is this one x1n convolution hn। ये वाला इसको x1 कह दें पहले पार्ट को, इसकी कन्वोल्यूशन अलहदा से इस इम्पल्स रिस्पांस के साथ कैलकुलेट कर लें और दूसरे पोर्शन को x2 कह दें और इसकी कन्वोल्यूशन अलहदा से मालूम कर लें और फिर जो रिजल्ट आएगा फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं। सो समटाइम्स इट इज़ feasible, it is more easy to break the problem into set of problems और where हर एक सबसेट के लिए अलहदा से आप कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर उसके बाद जो है वो उनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं। Okay, the next property is the associative property. The associative property of convolution is this कि if we have for example two system, इनमें से एक का impulse response h1 है दूसरे का h2 है, so xn convolution with h1n
एंड H2N, यानी इसमें आप क्या कर रहे हैं कि पहले इन दो सिस्टम को कन्वॉल्व कर रहे हैं जिनका इम्पल्स रिस्पांस H1 और H2 है, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको आप XN के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट यू आर कन्वॉल्विंग H1 एंड H2 हेयर, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको XN के साथ कन्वॉल्व कर रहे हैं। सो इट इज सेम एज XN कन्वोल्यूशन H1N, अगर आप ये पहले परफॉर्म करें और जो रिजल्ट आए फिर उसके बाद उसको H2N के साथ जो है वो आप कन्वॉल्व करें, तो ये रिजल्ट दोनों केसेस में आपके पास सेम आएगा। सो इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पहले आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पे ये वाला पहले परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पहले परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, whether you are in discrete domain or you are in continuous domain. So इसका एक application ये है कि as a result of this property the order in which the convolution is performed is not important. So इसका मतलब ये होगा कि जो systems हैं, ठीक है, आपको पता है कि जब हम systems को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक तो है पैरेलल इंटरकनेक्शन जो हम प्रीवियस स्लाइड पे बात कर चुके हैं, एक है सीरीज इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम। जब आप सिस्टम को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो ओवरऑल कन्वोल्यूशन होती है वो उनकी इंडिविजुअल रिस्पांस इम्पल्स रिस्पांसेस की कन्वोल्यूशन के इक्वल होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये H1T है, H2T है, इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ एक सिस्टम के साथ, सो उस एक सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस होगा दैट वुड बी H1T कन्वोल्यूशन विद H2T, ठीक है। तो सीरीज में वो कन्वॉल्व होते हैं, जो सिस्टम सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनके इम्पल्स रिस्पांसेस आपस में कन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी सिस्टम को सीरीज में जब वो कनेक्टेड है तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां में मर्जी कनेक्ट कर दें तो फाइनल रिजल्ट विल रिमेन द सेम। बट इसमें सिर्फ एक बात ये याद रखिएगा कि ये ऑर्डर सिर्फ उन सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जो लीनियर सिस्टम है। अगर सिस्टम लीनियर ना हो तो फिर आपके पास ऑर्डर जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि LTI है हमारे सिस्टम विच आर लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, सो इन दैट केस इट डजंट मैटर कि आप उसको किस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एग्जांपल गिवन है ये एक ऐसे सिस्टम की है जो लीनियर नहीं है। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस कि अगर सिस्टम लीनियर नहीं है। अब हमारे पास दो सिस्टम है, एक का इम्पल्स रिस्पांस H1T है, दूसरे का H2T है। जो पहला सिस्टम है वो क्या करता है, जो भी आप उसको इनपुट दें वो उसको डबल कर देता है, और जो दूसरा सिस्टम है वो क्या करता है कि आप उसको जो भी इनपुट दे देंगे वो उसको स्क्वायर कर देता है। यू रिमेंबर हमने लिनियरिटी की एग्जांपल्स की तो उसमें हमने प्रूव किया था कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको हम स्क्वायरर कहते हैं, जो अपनी इनपुट को स्क्वायर कर देता है, दैट इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। सो ये वाला सिस्टम इसमें लीनियर नहीं है, ठीक है। आल्दो ये वाला लीनियर है लेकिन ये सेकंड सिस्टम लीनियर नहीं है। सो अब लेट्स सी कि अगर लीनियर सिस्टम ना हो तो क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो पहले केस में हमने क्या किया कि फर्स्ट वी कनेक्टेड H1T जिसने XT को 2XT बना दिया, और देन वी कनेक्टेड H2T जिसने 2XT को 4x²T बना दिया, क्योंकि ये जो भी आप इसको इनपुट दे देंगे ये उसको स्क्वायर कर देगा। अब इस केस में हमने अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, H2T को पहले कनेक्ट कर दें, तो जो आप इसको इनपुट XT देंगे ये उसको स्क्वायर कर देगा, विच इज x² ऑफ t, और फिर उसके बाद आप दूसरे वाला सिस्टम कनेक्ट करें H1T, तो इसने क्या करना है, जो आप इसको इनपुट देंगे ये उसको डबल कर देगा, सो इट विल बिकम 2x²t। नाउ द फाइनल आउटपुट्स आर नॉट सेम, एक केस में 4x²t आ रही है, दूसरे केस में 2x²t आ रही है, फाइनल आउटपुट आपके पास सेम नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्डर इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक सिस्टम लीनियर नहीं है। अगर सिस्टम लीनियर हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता। चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम हमारे पास LTI है, सो जनरली हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं होगा, सिस्टम को आप किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज द सिस्टम्स आर लीनियर। लेकिन इफ दे आर नॉट लीनियर देन दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, बट इन फॉर LTI सिस्टम इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट कर दें। सो ये अगर H1N है, ये H2N है फॉर एग्जांपल, तो आप इनको, ये सीरीज में कनेक्ट हुई हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम से जिसका इम्पल्स रिस्पांस इन दोनों की
इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पॉन्सेज की कन्वोल्यूशन के इक्वल है। या फिर आप इनको रिवर्स आर्डर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप H2 को पहले कनेक्ट कर दें, H1 को बाद में कनेक्ट कर दें। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से हम ये ऐसा करने के काबिल हैं। सो आज के इस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की और कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन की और 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम LTI सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको रिलेट करेंगे कुछ सिस्टम प्रॉपर्टीज के साथ, लाइक स्टेबिलिटी, काजलिटी, मेमोरी लेस प्रॉपर्टीज के कोई सिस्टम कब स्टेबल होता है, कब काजल होता है, कब इन्वर्टेबल होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पांस। क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि इम्पल्स रिस्पांस इज द ओनली पैरामीटर which characterizes the system. So if impulse response is the only parameter which characterizes the system, then it must be related with the properties of that system. तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।